नमस्कार। इजराइल हमास युद्ध में पर हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृतपाल सिंह और मैं आपसे जुड़ रहा हूं, मुखातिब हूं सीधे जेरूसलम से। अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे युद्ध से जुड़ी हर एक खबर, हर एक हलचल। आज युद्ध का 25वां दिन है, संघर्ष का 25वां दिन है। क्या हो रहा है ग्राउंड पर? जमीनी फोर्सेस इजराइल की अंदर जा चुकी हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। इजराइल हमास के बीच संघर्ष 3 सप्ताह से अधिक समय से जारी है, फिर भी युद्ध थमता नहीं दिखाई दे रहा है। एक तरफ इजराइल ने आतंकियों को चुन चुन कर खत्म करने की कसम खा ली है, वहीं दूसरी ओर हमास भी हार नहीं मान रहा है। गाजा पट्टी में इजराइल की सैन्य कार्रवाई का दायरा और तीव्रता बढ़ती जा रही है। इजरायली सेना गाजा में जमीनी और हवाई हमले कर रही है। आम लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखने के अंतर्राष्ट्रीय आह्वान के बावजूद गाजा पट्टी में इजरायली सेना के हवाई और जमीनी हमले जोर शोर से जारी हैं। इजरायली सेना ने गाजा सिटी को 2 तरफ से घेर कर उस पर हमला कर दिया है। गाजा में इजरायली हमलों की चपेट में बड़ी संख्या में आम लोग भी आ रहे हैं। गाजा पट्टी में मरने वालों की संख्या बढ़कर 8,306 हो गई है। हमले में मारे गए लोगों में ज्यादातर बच्चे और महिलाएं हैं। फिलिस्तीनी क्षेत्र में एक बड़ा जमीनी हमला शुरू करने के 3 दिन बाद इजरायली सैनिकों और टैंकों ने गाजा के मुख्य उत्तरी शहर पर दोनों ओर से हमला किया। इजरायली रक्षा बलों ने गाजा में हमास के ठिकानों पर जमीनी कार्रवाई और हवाई हमलों के वीडियो जारी किए। बख्तरबंद वाहनों में इजरायली सेना को गाजा के साथ सीमा पर कार्रवाई करते देखा जा सकता है। इजरायली सेना ने दावा किया है हमास के 4 प्रमुख कमांडरों को मार गिराया गया है। हालांकि हमास ने कहा कि उन्होंने पूर्व से गाजा शहर में इजरायली टैंकों के घुसने की कोशिश को नाकाम कर दिया है। वहीं इजरायल की सेना ने कहा कि उसने पिछले कुछ दिनों में 600 से अधिक आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया है। इस बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक विशिष्ट पुलिस इकाई का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने विशिष्ट पुलिस इकाई की हौसला अफजाई करने का काम किया। नेतन्याहू ने पुलिस इकाई की तैयारियों को जांचा और परखा। इस बीच प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने युद्ध विराम को लेकर देश की स्थिति स्पष्ट की है। प्रधानमंत्री का कहना है कि वे अमेरिका के 9/11 हमले की तरह युद्ध विराम के लिए सहमत नहीं होंगे, क्योंकि यह आत्मसमर्पण की तरह है। मैं युद्ध विराम को लेकर इजराइल की स्थिति साफ करना चाहता हूं। इजराइल 7 अक्टूबर को शुरू हुए युद्ध के लिए युद्ध विराम की घोषणा नहीं कर सकता। युद्ध विराम का आह्वान करना इजराइल के लिए हमास के सामने आत्मसमर्पण जैसा है, आतंक के सामने आत्मसमर्पण जैसा है, बर्बरता के सामने आत्मसमर्पण जैसा है। बाइबल में कहा गया है कि यह शांति का समय भी है और युद्ध का समय भी। इस बीच पूर्वी यरूशलेम में एक संदिग्ध ने एक इजरायली पुलिस अधिकारी को चाकू मारकर घायल कर दिया। जवाबी हमले में इजरायली पुलिस ने हमलावर को मार गिराया। घायल पुलिस अधिकारी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाके में इजरायली सेनाएं हाई अलर्ट पर हैं। घटना के बाद फिलिस्तीनी और इजरायली लोगों के बीच आपसी झड़प की खबरें आ रही हैं। घटना को देखते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन गवीर ने इजरायली निवासियों से बंदूक और हथियार रखने का आग्रह किया है। यह घटना उस बात पर जोर देती है जो मैंने कुछ समय पहले ही कहा था। इजरायली अपने आप को तैयार रखें। राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्रालय द्वारा प्रशिक्षण कक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। हमने पहले ही प्रशिक्षण के लिए लगभग 650 कक्षाएं खोली हैं। गाजा में इजरायली हमले के जवाब में हमास इजरायल के शहरों पर हमले कर रहा है। गाजा की तरफ से दागे गए रॉकेट से नेटिवोट शहर में एक इमारत बुरी तरह तबाह हो गई। इस हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। वहीं हमास के अधिकारी गाजी हमद ने दावा किया कि इजरायली सेना गाजा के कुछ ही इलाकों में घुस पाई है। बेत हनौन, बेत लाहिया और अल शजया के साथ साथ खान यूनिस के इलाकों में उत्तर या पूर्व से गाजा पट्टी में प्रवेश करने के कई प्रयास किए गए। समुद्र से भी लैंडिंग के प्रयास हुए। वे गाजा पट्टी में प्रवेश करने में असफल रहे। ये एक बड़ी विफलता है और कुछ सीमित क्षेत्रों को छोड़कर गाजा पट्टी में आगे बढ़ने में सफल नहीं हुए। गाजा के अलावा इजराइल दूसरे मोर्चे पर भी संघर्ष कर रहा है। इजरायली सेना ने ताजा हमले में लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया है। इजराइल ने पहले ही लेबनान से सटी सीमा पर अपने गांवों को खाली कराया है।
इजराइल फिलिस्तीन संकट पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में इजराइल ने हमास को आधुनिक युग का नाजी बताया है। साथ ही हमास पर संघर्ष का समाधान नहीं ढूंढने का आरोप लगाया है। हमास आधुनिक समय का नाजी है। हमास संघर्ष का समाधान नहीं ढूंढ रहा है। हमास को बातचीत में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसकी रुचि जिस एकमात्र समाधान में है वह है यहूदी लोगों का विनाश। हमास ने फलस्तीनियों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल किया, अस्पतालों के नीचे आतंकी अड्डे बनाए और स्कूलों के बगल में मिसाइल लॉन्चर बनाए। हमास ने पिछले 16 साल गाजा पर शासन करते हुए बिताए हैं। इन 16 सालों में उन्होंने फिलिस्तीनियों के साथ बुरा व्यवहार किया और उनका विरोध करने वाले व्यक्तियों को मौत के घाट उतार दिया। गाजा पर इजराइल की गोलाबारी नॉन स्टॉप जारी है। इजराइल के सैनिक जमीनी अभियान के तहत गाजा में आगे की ओर बढ़ रहे हैं। वहीं हमास भी इजरायली शहरों को लगातार निशाना बना रहा है। इजराइल के कई शहरों में हमास के हमले के कारण सायरन बज रहे हैं। दोनों तरफ से हमले जारी हैं। इजराइल और हमास के बीच का संघर्ष 25वें दिन पर पहुंच चुका है। इजराइल अपने हमास के खात्मे के लक्ष्य के साथ संघर्ष में आगे बढ़ रहा है। इस संघर्ष की लपटें वेस्ट बैंक, लेबनान और सीरिया तक भी देखी जा सकती हैं। इजराइल जहां एक तरफ गजा पर नॉन स्टॉप बमबारी कर रहा है, वहीं इजराइल वेस्ट बैंक पर भी हमले कर रहा है। अभी तक करीब 116 लोग मारे गए हैं। जमीन में अटैक हुआ, फिर मिसाइल लॉन्च हुआ नूर शम्स में। मैंने वेस्ट बैंक के बतील का जायजा लिया और ये रिपोर्ट देखिए। मैं इस वक्त वेस्ट बैंक में एक जगह है, जूइश सेटलमेंट है बतील। उसकी मैं अगर अपने कैमरामैन को कहूं कि आपको सिचुएशन दिखाएं, ये हालात वेस्ट बैंक के हैं जहां अभी तक इजरायली स्ट्राइक्स में 2 स्ट्राइक्स हुई हैं, एक जनीन में और एक और रिफ्यूजी कैंप पर, जहां करीब 110 लोगों की मौत हो गई है, 2000 लोग घायल हैं। मैं ये पूरे पिछले 3 हफ्तों की बात कर रहा हूं। अगर मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूं कि आपको दिखाएं क्या यहाँ क्या स्थिति है, लोग गुस्से में सड़कों पर उतर आते हैं। वहीं इजरायली पुलिस कहती है कि हमास चाहे राज गाजा पे करता हो, उसका बेस गाजा हो, पर यहाँ हमास के टारगेट्स हैं। तो आप देख सकते हैं ये एम्बुलेंसेस में जो लोग घायल होते हैं उनको ये एम्बुलेंसेस लेके जाती हैं। तो ये स्थिति है वेस्ट बैंक में भी, जहाँ लगातार अरेस्ट हो रही हैं, जहाँ लगातार वारदात हो रही है। उतनी तीव्र नहीं जितनी हम गाजा पट्टी में देखते हैं, पर इजराइल यहाँ भी जो हमास के बेसिस हैं उन पर अटैक कर रहा है। कैमरामैन एसपी दुबे के साथ अमृतपाल सिंह, डीडी न्यूज, बतील, वेस्ट बैंक। मैं इस वक्त इजराइल गाजा बॉर्डर के बहुत नजदीक खड़ा हूं। दोनों साइड्स के अपने नैरेटिव्स हैं, पर स्थिति काफी गंभीर है। पांच चुनावी राज्यों की चुनावी मिसाल: छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम का सियासी घमासान। इजरायली सेना ने गजा से जमीनी अभियान के दौरान कल रात अपनी एक महिला सैनिक को हमास की कैद से रिहा करवा लिया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसको महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया और इसके लिए आईडीएफ या इजरायली डिफेंस फोर्सेस और शिन बेत, जो इनकी इंटरनल इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसको बधाई दी। इजरायली सेना अपनी ज़मीनी अभियान के तहत गाजा में काफ़ी अंदर तक घुस गई है। सेना ने अपनी कार्रवाई के दौरान एक बंधक महिला सैनिक को छुड़ाने का दावा किया है। बंधक से छुड़ाई गई महिला सैनिक का नाम ओरी मैगदिश बताया जा रहा है। इस महिला सैनिक को 7 अक्टूबर को हमास के आतंकियों ने इजराइल से अगवा कर लिया था और तभी से वह बंधक बनी हुई थी।
रिहा होने के बाद महिला सैनिक को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया, जिसमें उसकी हालत ठीक पाई गई। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए इजरायली डिफेंस फोर्स और खुफिया इकाई शिन बेट को बधाई दी। कल रात हमारी सेना ने ओरी मेगुदीश को हमास की कैद से आजाद कराया। 7 अक्टूबर की काली सुबह को ओरी का अपहरण कर लिया गया था। वेलकम होम ओरी। मैं इस महत्वपूर्ण और रोमांचक उपलब्धि के लिए सिनबेट और इजरायली सेना को बधाई देता हूं। एक उपलब्धि जो सभी बंधकों की रिहाई के लिए हमारी प्रतिबद्धता व्यक्त करती है। पूरा इजराइल सिनबेट को सलाम करता है और इजरायली सेना को सलाम करता है। हमास और ISIS के आतंकवादियों से मैं कहता हूं, तुम लोग राक्षस हो, हम तुम्हारा पीछा करना जारी रखेंगे। हम तुम्हें तब तक पंगु बना देंगे जब तक तुम हमारे पैरों में गिर ना जाओ। हमास के कैद से आजाद हुई इजरायली महिला सैनिक अपने परिवार वालों से मिली। महिला सैनिक की दादी अपनी रिहा हुई पोती से मिलकर काफी खुश हुई। परिवार वाले भी उसके लौटने पर खुशी मना रहे थे। इजरायली डिफेंस फोर्स के प्रवक्ता डेनियल हगारी ने कहा कि कल रात गाजा में ज़मीनी अभियान के दौरान ओरी मेगुदीश को रिहा किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि बंधकों को छुड़ाना सेना की नैतिक जिम्मेदारी है और इसके लिए सेना कुछ भी करने के लिए तैयार है। कल रात गाजा में हमारे ज़मीनी अभियान के दौरान उसे हमास की कैद से बचाया गया। ओरी मेगुदीश अपने परिवार से मिल चुकी हैं। वह अब इजराइल में घर पर हैं, लेकिन 238 बंधक नहीं हैं। हमास के आतंकवादियों ने अभी भी गाजा में पुरुषों और महिलाओं, बच्चों और शिशुओं, बुजुर्गों और विकलांगों को बंधक बनाए रखा है। हर बंधकों को वापस लाना इजरायली सेना की नैतिक जिम्मेदारी है और इसके लिए वह कुछ भी करने के लिए तैयार है। हम गाजा में ज़मीनी अभियान में जुटे हैं और बंधकों को हमास से मुक्त कराने के लिए हर ज़रूरी कदम उठा रहे हैं। इजरायली, अमेरिकी, ब्रिटिश, फ्रांसीसी, जर्मन, रूसी और अन्य बंधकों की रिहाई सिर्फ इजराइल की जिम्मेदारी नहीं है, ये दुनिया की भी जिम्मेदारी है। These hostages, Israelis, Americans. किरियत गत में महिला सैनिक के घर के बाहर लोग बड़ी संख्या में जुटे। घर के बाहर जुटे लोगों ने महिला सैनिक की रिहाई की खुशी में इजरायली झंडे लहराए और नारे लगाए। इस मौके पर वे झूमते भी नजर आए। लोग महिला सैनिक के लौटने की खबर से काफी खुश और उत्साहित नजर आए। खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। हमारा यहूदियों का देश है, हमें ईश्वर पर बहुत भरोसा है। इसका हमारे लिए काफ़ी मतलब है। हम बहुत खुश हैं। वो आतंकियों के बीच से घर लौटी है। मैं नहीं जानती कि वो क्या खाती थी या बंधक क्या खाते हैं। मुझे उम्मीद है कि हमास के सभी बंधक घर लौटेंगे। साथ ही उम्मीद जताती हूँ कि उनका ट्रॉमा जल्द दूर होगा। मैं बहुत उत्साहित हूँ। I hope the trauma keep disappear from them and I don't know, I'm very excited. इजरायली सेना के अनुसार हमास के कब्जे में अभी भी 238 बंधक हैं। जमीनी कार्रवाई के जरिए सेना बंधकों को छुड़ाने की कोशिश कर रही है। सेना 19 साल की महिला सैनिक ओरी मेगुदीश को छुड़ाने में सफल हुई है। इससे पहले हमास ने अपने कब्जे में 4 बंधकों को रिहा किया था, जिसमें अमेरिकी माँ बेटी और 2 इजरायली बुजुर्ग महिलाएं शामिल हैं। इजराइल की सेना ने कहा कि बंधकों को छुड़ाने की जिम्मेदारी इजराइल के अलावा हर उस देश की है जिसके नागरिक हमास आतंकियों के कब्जे में है। तो अभी भी हमास के पास 238 इजरायली और विदेशी बंधक हैं जो उन्होंने बंधक बनाया था। हमास ने इस बीच गजा में जो बंधक हैं वो बंधक बना के रखे हैं। 3 महिलाओं का एक वीडियो जारी किया। बंधक महिलाएं इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को गुहार लगा रही हैं कि फिलिस्तीनी कैदियों के बदले वो उनको रिहा करवाएं। वहीं बेंजामिन नेतन्याहू ने इसको साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा बताया है। और अब सीधे रुक करते हैं भोपाल का, जहां केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव प्रेस को संबोधित कर रहे हैं। Certs of the world, they will be investigating and they'll take the help of other law enforcement agencies as and when required. Sir, certain. Yeah. हाँ. सर जो इसके अलावा जैसे जिन लोगों ने आरोप लगाए हैं, इन लोगों के आरोप में जो मुख्य बात है कि बीच में जैसे बहुआ मोइत्रा का जो केस चल रहा था लोकसभा में, क्या इस सब के पीछे आप ये वजह मानते हैं? देखिए, आरोप लगाया जा सकता है किसी भी चीज़ पे। क्या 150 देशों में कोई केस है? क्या 150 देशों में इस तरह की एडवाइजरी हुई है?
और तो और सर्टिन ने 27 अक्टूबर को ऑलरेडी एक एडवाइजरी इश्यू कर दी थी कि एप्पल के सिस्टम में तुरंत अब उसको करेक्ट करिए, उसको तुरंत क्या कहते हैं उसको, सिस्टम को अपग्रेड करिए, अपडेट करिए ऑलरेडी। तो ये ऐसा है कि सी वी आर वेरी कंसर्न्ड अबाउट इट, वी आर वेरी सीरियस अबाउट इट, बट वी वांट द पीपल हु आर मेकिंग दीज एलिगेशंस आल्सो टू फुल्ली कोऑपरेट विद द इन्वेस्टिगेशन। सर, रूलिंग पार्टी की तरफ से कोई इस तरह की कंप्लेंट आपको पहले मिली थी? देखिए, जैसे ही कंप्लेंट आई है, जैसे ही पॉइंट उठा है, वी इमीडिएटली ऑर्डर्ड एन इंक्वायरी एंड विल इन्वेस्टिगेट, विल गो टू द डेप्थ। जांच कितने भी विपक्ष जो इंडिया गठबंधन उनके नेता हैं सुशील ओवैसी, अखिलेश, राहुल गांधी, इन्होंने ही कहा है क्या इसके अलावा किसी और की सूचना है आप लोगों को, या आप लोगों के पास कोई मेल आया, आप लोगों को कोई मेल आया उस तरह? जिसके पास आएगा वो जानकारी देगा। इन्वेस्टिगेशन में सभी के सामने ऑप्शन है, जो भी जिसके पास भी ऐसा है वो अपनी जानकारी दे। बहुत जल्दी हो जानी चाहिए, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मैटर्स होते हैं, उसमें हर चीज़ का ट्रेल होता है। सो वी हैव आल्सो आस्क्ड एप्पल दैट प्लीज कोऑपरेट इन द इन्वेस्टिगेशन बिकॉज दिस इज अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न टू अस। और वहीं हमास ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें 3 बंधक जो महिलाएं हैं वो बेंजामिन नेतन्याहू को गुहार लगा रही हैं कि आप हमको छुड़वाइए और फ़लस्तीन के जो कैदी हैं, जो हमास ने डिमांड रखी है कि फ़लस्तीन के कैदी रिहा किए जाएं, उनको रिहा कीजिए। वहीं बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ये हमास की साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा है। इजराइल के हमास के कब्जे से महिला सैनिक को छुड़ाने के दावे के बीच 3 बंधकों का एक वीडियो सामने आया है। गाजा पट्टी के स्थानीय समाचार चैनलों के हवाले से आतंकी संगठन हमास ने इजरायली बंधक महिलाओं का वीडियो जारी किया है। इसमें 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमले के दौरान बंधक बनाई गई 3 महिलाओं को दिखाया गया है। इन महिलाओं की पहचान येलेना ट्रूपानोम, डेनियल अलोनी और रिमोन किशर्ट के रूप में की गई है। इस वीडियो में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को संदेश देते हुए महिला को सुना गया। नेतन्याहू को दिए संदेश में महिलाएं कह रही हैं कि आपको फिलिस्तीनी कैदियों के बदले हमारी रिहाई की शर्त मान लेनी चाहिए। महिलाओं के वीडियो पर नेतन्याहू का बयान भी सामने आया है। इजरायली प्रधानमंत्री ने इसे क्रूरता की हद बताकर हमास का प्रोपेगेंडा करार दिया। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि सेना की जमीनी कार्रवाई के जरिए बंधकों को छुड़ाया जा सकता है। But our common assessment of all of the कैबिनेट सदस्यों, सुरक्षा बलों और सेना, हम सभी का सामान्य आकलन यह है कि जमीनी कार्रवाई वास्तव में संभावना पैदा करती है। कार्रवाई के जरिए बंधकों को बाहर निकालने की संभावना है। हमास ऐसा तब तक नहीं करेगा जब तक कि उस पर दबाव न हो। वो बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे। unless they're under pressure. They simply will not do it. तीनों महिलाओं के परिजनों ने तेल अवीव में संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा कि वे अपने सगे संबंधी को जीवित देखकर काफी खुश हैं। जब मैंने टीवी पर डेनियल को देखा तो मेरा दिल लगभग रुक गया। मैं और मेरी पत्नी एक तरफ सदमे में थे, लेकिन दूसरी तरफ हमें राहत भी महसूस हुई कि हमने उसे जीवित देखा। आज तक हमें उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। हम प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री से तब तक कोई कसर नहीं छोड़ने के लिए कहते हैं जब तक कि पूरी दुनिया को पता न चल जाए कि वे हमारे परिवारों, हमारे बच्चों और सभी बंधकों के साथ क्या कर रहे हैं। ये मानवता के खिलाफ, महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों आदि के खिलाफ अपराध हैं। ये ऐसे कृत्य हैं जिसके लिए कोई माफी नहीं हो सकती। आज हमने टेलीग्राम पर एक वीडियो देखा जिसमें साचा की मां येलेना जीवित दिखाई दे रही हैं। ये हमारे लिए उसके जीवित होने का पहला प्रमाण है। हम येलेना के जीवित होने से बहुत खुश हैं। हम रेड क्रॉस से येलेना की तुरंत चिकित्सा जांच करने का आग्रह करते हैं। मेडिकल चेक टू लेना इमीडिएटली। इस बीच खबर ये है कि 7 अक्टूबर को बंधक बनाई गई एक जर्मन महिला की मौत हो गई है। उनकी पहचान शॉनी लॉक के रूप में हुई है। उनका शव गाजा में इजरायली सैनिकों को मिला है। जमीनी अभियान के तहत इजरायली सेना उत्तरी गाजा पट्टी के अंदरूनी इलाकों तक पहुंच गई है। सेना बंधकों को छुड़ाने की कोशिश कर रही है। हमास के कब्जे में अब भी 200 से ज्यादा बंधक हैं।
कल ही इजरायली सेना एक महिला सैनिक को हमास के कब्जे से छुड़ाने में सफल हुई है। और इजरायल हमास संघर्ष को लेकर दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कनाडा में प्रदर्शनकारी सरकारी कार्यालयों में इस मांग को लेके घुस गए और कनाडा सरकार से ये गुहार लगाई कि कनाडा इस संघर्ष विराम की मांग करे। इजरायल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष को लेकर दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। कनाडा के कई शहरों में प्रदर्शनकारी सरकारी कार्यालयों में इस मांग के साथ घुस आए कि कनाडा सरकार गाजा में संघर्ष विराम की मांग करे। ये प्रदर्शनकारी उप प्रधानमंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड और रक्षा मंत्री बिल ब्लेयर के ऑफिस में घुस आए और वहां धरने पर बैठे। इसके अलावा वे सरकार में शामिल सांसदों के कार्यालय में भी पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने अपने हाथों में फ्री पैलेस्टीन और स्टॉप जेनोसाइड इन गाजा के बैनर थाम रखे थे। वे इस मांग के साथ सरकारी कार्यालयों में घुसे कि कनाडा तत्काल संघर्ष विराम की मांग करे और इजराइल के साथ मिलीभगत भी खत्म करे। इससे पहले रविवार को रूस के दागिस्तान के मखाच काला शहर में फिलिस्तीनी समर्थकों ने एयरपोर्ट पर तोड़फोड़ की। दागिस्तान के एयरपोर्ट पर हुई घटना के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन और पश्चिमी देशों को दोषी ठहराया। पिछली रात माखचकाला में हुई घटनाओं को अन्य बातों के अलावा सोशल नेटवर्क के माध्यम से कम यूक्रेन से पश्चिमी विशेष सेवाओं के एजेंटों के हाथों से उकसाया गया था। इस संबंध में मैं सोच रहा हूं, क्या टॉट्स और उसके परिवारों पर हमला करने की कोशिश करके फिलिस्तीनियों की मदद करना संभव है? यूक्रेन को दोषी ठहराए जाने पर यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि रूस ने अपने इलाके में नफरत को इतना बढ़ा लिया है कि अब उसके इलाके में हो रही घटनाओं पर रूस का ही नियंत्रण नहीं है। मुख्य रूप से मुस्लिम बहुल दागिस्तान में हवाई अड्डे पर हुए दंगे से पता चलता है कि रूस ने अपने ही क्षेत्र को नफरत और गिरावट के स्तर से दूषित कर दिया है। इस साल दूसरी बार अपने इलाके में घटनाओं पर नियंत्रण नहीं कर पाया। दागिस्तान में हुई घटना पर रूस और यूक्रेन आमने सामने आ गए हैं। इजराइल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष की आग धीरे धीरे अलग अलग रूप में बाकी जगहों पर भी देखी जा रही है। रूस की दागिस्तान की घटना के बाद कनाडा में सरकारी कार्यालयों में फिलिस्तीनी समर्थकों का घुस आना विरोध प्रदर्शन के अलग अलग आयामों को दिखा रहा है। संघर्ष और भीषण होता जा रहा है। लड़ाई सिर्फ गाजा पट्टी में नहीं चल रही, लड़ाई लेबनान में भी चल रही है, सीरिया के बॉर्डर पर भी चल रही है और इसका खामियाजा जो आम जनता है उसको भुगतना पड़ रहा है। कई गांव, कई शहर गाजा पट्टी के साथ लेबनान से लगती सीमा के साथ खाली करवा लिए गए हैं और उन लोगों को बड़े शहरों में जैसे टेल अवीव, यरूशलेम, हाइफा, इन जगहों पर रखा गया है। मैंने यरूशलेम के एक होटल में गया और जो लोग वहाँ शरणार्थी हैं उनका जायज़ा लिया। बच्चे, बूढ़े, उनके लिए उनका सरकार खाने की व्यवस्था कर रही है, रहने की व्यवस्था कर रही है और ट्रॉमा से जो ग्रसित हैं बच्चे, उनके मनोरंजन के लिए लोकल कम्युनिटी इकट्ठी होकर क्या कुछ कर रही है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। इजराइल और हमास में जंग और तीव्र होती जा रही है। कौन जीत रहा है इस जंग में, कौन हार रहा है, जंग में हार जीत बाद की बात होती है, पर सबसे भयानक परिणाम जंग का होता है जो मानवीय कीमत अदा करनी पड़ती है। मैं इस वक्त यरूशलेम के एक होटल में हूं जहां आप देख सकते हैं ये विस्थापित लोग हैं, ये इजराइल से के अंदर से विस्थापित लोग हैं जिसे अंग्रेजी में इंटरनली डिस्प्लेस्ड लोग कहा जाता है। ज्यादातर लोग हैं जो लेबनान के साथ के गांव खाली करवा लिए गए हैं क्योंकि हिजबुल्लाह लगातार वहां हवाई हमले कर रहा है और इजराइल भी जवाबी कार्रवाई दे रहा है। लेबनान की सीमा पर गोलाबारी जारी है। ताजा हमले में इजराइल ने हिजबुल्लाह के निशानों को ठिकाना बनाया है। इसे देखते हुए इजराइल ने लेबनान की सीमा से सटे गांवों को पहले ही खाली करवा लिया है। इन इलाकों के युवक और युवती इजराइल सेना में रिजर्व बल के रूप में शामिल हो गए हैं। बाकी बचे बुजुर्गों और बच्चों को बड़े शहरों के होटल में रहने के लिए लाया गया है। इन लोगों के लिए सरकार ने रहने, खाने पीने और पहनने के लिए कपड़े की व्यवस्था की है। इजराइल हमास संघर्ष के दौरान हो रही गोलाबारी का बुरा असर बच्चों पर पड़ा है।
बच्चे वीडियो गेम खेलते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा संघर्ष के असर से निपटने के लिए होटल में बच्चों के मन बहलाने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा बुजुर्गों के मनोरंजन का भी इंतजाम किया गया है। स्थानीय समुदाय के लोगों ने इनके लिए नाटक दिखाने और गीत संगीत का इंतजाम किया है। इजराइल हमास संघर्ष के बीच बच्चे घर के बाहर खेलना चाहते हैं, लेकिन वे बाहर नहीं जा सकते। वहीं होटल में आई बुजुर्ग महिलाओं ने बताया कि वे जीना चाहती हैं। इसके लिए वे अपना घर छोड़कर यहाँ आई हैं और संघर्ष खत्म होने के बाद वापस घर लौटना चाहती हैं। मेरे गांव पर आज और कल बहुत बमबारी हुई है। हम लोग बाहर नहीं जा सकते। मेरा एक पोता है, वो दिन भर घर पर रहता है और वो बाहर जाना चाहता है, लेकिन जा नहीं सकता। वो दिन भर रोता है। मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। मेरा पोता घर जाना चाहता है। पहली बात कि मैं जीना चाहती हूँ। अगर मैं जीना चाहती हूँ तो मुझे अपना शहर छोड़ना पड़ेगा। मुझे अश्कलोन में रहना पसंद है। यहाँ बहुत से लोग अश्कलोन से आए हैं। आप हमेशा होटल में नहीं रह सकते। उन्होंने हमारे लिए खाने और देखभाल समेत सभी चीज के इंतजाम किए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि एक दिन सब ठीक होगा। इजराइल में सरकार सीमा से सटे गांवों से खाली कराए लोगों के लिए तरह तरह के इंतजाम कर रही है। ये बहुत मुश्किल वक्त है इन लोगों के लिए। ये मैं इजराइल की बात कर रहा हूँ। गाजा पट्टी में तो स्थिति और खराब है। वहाँ लगातार हवाई हमले चल रहे हैं, बॉम्बिंग चल रही है और सिविलियन पॉपुलेशन जिसका हमास से कोई लेना देना नहीं है, जिसकी कोई गलती नहीं है, इस पूरी जंग में वो हिस्सेदार नहीं है, वो बेचारे बगैर पानी के, बगैर खाने के, बगैर ज़रूरत की चीज़ों के, बगैर मेडिसिन्स के, बगैर दवा के अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। कैमरामैन एसपी दुबे के साथ अमृतपाल सिंह, डीडी न्यूज़ के लिए यरूशलेम से। ये इजराइल में उभर रहे मानवीय संकट का हाल है। आइए जानते हैं गाजा में मानवीय संकट का क्या स्थिति है। वहाँ मानवीय सहायता पहुँचाने के प्रयास लगातार जारी हैं। कल 45 ट्रक रफा क्रॉसिंग के जरिए गजा में दाखिल हुए। अमेरिका ने भरोसा जताया है कि जल्द ही एक दिन में 110 ट्रक गजा में पहुंचाए जाएंगे। इजराइल और हमास के बीच पिछले 25 दिनों से संघर्ष जारी है। गाजा पट्टी में इजराइल की गोलाबारी लगातार जारी है। गोलाबारी के बीच लोगों को मानवीय मदद पहुंचाई जा रही है। गाजा में रोज 20 ट्रकों के जरिए राहत सामग्री पहुंचाने पर सहमति बनी थी, लेकिन पिछले कई दिनों से इतनी मदद लगातार पहुंच नहीं पा रही। कल गाजा में 45 ट्रक मानवीय मदद लेकर पहुंचे। अब तक कुल 150 ट्रक्स के जरिए ही मदद पहुंचाई गई है, लेकिन ये मदद 23 लाख लोगों के लिए काफी नहीं। फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी ने कहा कि ट्रकों की सीमित संख्या से आने वाली मदद गाजा के लोगों के लिए काफी कम है। रफाह क्रॉसिंग के जरिए काफी कम ट्रक्स को गाजा पट्टी में आने की अनुमति दी जा रही है। इन ट्रकों के जरिए आने वाली राहत सामग्री काफी कम साबित हो रही है। इस बीच गाजा में स्थिति चरमराने के कारण संयुक्त राष्ट्र के 4 सहायता वितरण केंद्रों और एक भंडारण सुविधा को बंद कर दिया गया। संयुक्त राष्ट्र की फिलिस्तीनी शरणार्थी एजेंसी ने कहा कि मानवीय सहायता वितरण के लिए महत्वपूर्ण रफाह सीमा पार पर एक रसद अड्डे को संचालित करना कठिन हो गया था, क्योंकि इसमें 8000 से ज्यादा लोग शरण लिए हुए हैं। इजराइल हमास संघर्ष के दौरान सहायता के तौर पर अब तक के आने वाली राहत सामग्री की सबसे बड़ी खेप है। झड़प के चलते सामग्रियां बट नहीं पा रही। Before the conflict, Gaza was one of the most densely populated places on the planet. स्वास्थ्य संबंधी ज़रूरतें बढ़ रही हैं और उन ज़रूरतों को पूरा करने की हमारी क्षमता तेजी से घट रही है। 1/3 अस्पताल काम नहीं कर रहे हैं, 71% क्लिनिक काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए बचे हुए अस्पतालों में दवाओं और उपकरणों की आपूर्ति करने की हमारी क्षमता महत्वपूर्ण है और उत्तरी गाजा में खतरे के कारण हम आवश्यक वस्तु मुहैया नहीं करवा पा रहे हैं। अमेरिकी गाजा में मानवीय मदद पहुंचाने के लिए हर तरह के राजनीतिक प्रयास जारी हैं। गाजा में कल 45 ट्रक्स राहत सामग्री लेकर दाखिल हुए। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि गाजा में जरूरी ईंधन पहुंचाने पर बातचीत जारी है और इजराइल से संचार नेटवर्क बहाल करने पर भी बात हुई है।
45 trucks carrying food, water. सोमवार को भोजन, पानी और अन्य मानवीय सहायता ले जाने वाले 45 ट्रकों को राफा क्रॉसिंग के माध्यम से गाजा पहुंचाया गया है, जो आज तक की सबसे बड़ी खेप है। गाजा में आने वाले ट्रकों की कुल संख्या 150 हो गई है। हमारा लक्ष्य इसे पार करना है। हम मानते हैं कि जरूरतें बहुत अधिक हैं और हम गाजा में भोजन, पानी और चिकित्सा आपूर्ति की निरंतर डिलीवरी देखना चाहते हैं। Water is a fundamental human right and its availability is crucial for the अमेरिका ने भरोसा जताया कि जल्द ही गाजा को दी जाने वाली मानवीय सहायता में खासी बढ़ोतरी की जाएगी। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि गाजा में पहले चरण में आने वाले दिनों में प्रतिदिन 100 ट्रक की आपूर्ति की जाएगी। साथ ही जॉन किर्बी ने माना कि अमेरिका अभी युद्ध विराम का समर्थन नहीं करता, क्योंकि इससे केवल हमास को फायदा होगा, लेकिन अमेरिका ने एक अस्थायी मानवीय गलियारा बनाने पर जोर दिया है। हम इजराइल और हमास संघर्ष पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल गाजा में मानवीय सहायता में वृद्धि का समर्थन करेगा। जल्द ही गाजा को दी जाने वाली मानवीय सहायता में खासा वृद्धि होगी। मानवीय मदद को बढ़ाने और कमी को पूरा करने में समय लगेगा। इसके लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है। गाजा में अभी केवल मिस्र से सटी रफा क्रॉसिंग के जरिए राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। संयुक्त राष्ट्र में गाजा में सहायता पहुंचाने के लिए केरेल शालोम क्रॉसिंग खोलने पर जोर दिया गया। And more than one entry point into Gaza is indispensable if we are to make a difference. यदि हमें मानवीय मदद पहुंचाने में बदलाव लाना है, तो गाजा में मानवीय मदद लाने के लिए एक से अधिक एंट्री पॉइंट की जरूरत है। इजराइल और गाजा के बीच केरेम शालोम एकमात्र क्रॉसिंग है जो पर्याप्त संख्या में ट्रकों को तेजी से पहुंचाया जा सकता है। तो इजराइल हमास संघर्ष पर हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।